नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक समाज जो सदियों पुरानी परंपराओं में पूरी तरह जकड़ा हुआ था, वो अचानक से कैसे जाग गया और कैसे उसने खुद को एक बिल्कुल नए, एक मॉडर्न राष्ट्र में बदल दिया। आज हम 19वीं सदी की उसी इंटेलेक्चुअल और सोशल क्रांति की बात करेंगे जिसने आज के भारत की मॉडर्न इंडिया की नींव रखी थी। तो 18वीं और 19वीं सदी में भारत के सामने यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। ये एक ऐसा दौर था जिसमें चुनौतियां बहुत गहरी थीं और बदलाव भी बहुत बड़े हो रहे थे। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की एक-एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या था। देखिए, इस पुनर्जागरण की जरूरत को समझने के लिए हमें पहले उस समाज को देखना होगा जहां से ये पैदा हुआ। एक ऐसा समाज जो सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के बोझ तले दबा हुआ था। तो 18वीं सदी तक आते आते भारतीय समाज में कई सामाजिक बुराइयां वो पूरी तरह से जकड़ चुकी थीं। सती जैसी प्रथाएं थीं जो महिलाओं की जान ले रही थीं, और वो जो कठोर जाति व्यवस्था थी उसने तो लाखों लोगों से आगे बढ़ने का मौका ही छीन लिया था। माहौल ऐसा बन गया था जहां बदलाव की एक बहुत ही सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। लेकिन इस अंधेरे में भी उम्मीद की कुछ किरणें थीं। कुछ पावरफुल फोर्सेस समाज के अंदर से भी और बाहर से भी इस ठहराव को तोड़ने लगी थीं और बदलाव के लिए एक नई इच्छा जगा रही थीं। ये जो बदलाव था, ये दो तरफ से आ रहा था। एक तरफ तो समाज के अंदर ही कुछ लोगों को ये महसूस होने लगा था कि कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है, और दूसरी तरफ अंग्रेजों के साथ आई वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस और तर्क के नए विचारों ने पुरानी मान्यताओं को एक बाहरी झटका दिया। अब इस चुनौती का जवाब देने के लिए दो बड़े रास्ते सामने आए। पहला रास्ता था पूरब और पश्चिम की सबसे अच्छी बातों को मिलाने का, और इस रास्ते के सबसे बड़े चैंपियन थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो कई भाषाएं जानते थे और एक महान विद्वान थे, उनका तर्क था कि भारत को आधुनिक रैशनल प्रिंसिपल्स को अपनाना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने प्राचीन ग्रंथों जैसे उपनिषदों में जो एक ईश्वर का सिद्धांत है, उसे भी फिर से खोजना चाहिए। देखिए, राजा राम मोहन राय के लिए ये लड़ाई सिर्फ किताबी या बौद्धिक नहीं थी, ये बहुत पर्सनल थी। सोचिए, जब उन्होंने अपनी ही भाभी को जबरदस्ती सती होते हुए देखा, तो इस भयानक प्रथा के खिलाफ उनका जो गुस्सा था वो एक लाइफ लॉन्ग मिशन बन गया, एक धर्म युद्ध। उनकी पूरी जिंदगी ही महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरी थी। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में मदद करने से लेकर 1829 में सती प्रथा पर बैन लगवाने तक उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधार की एक मजबूत नींव रखी। और ब्रह्म समाज उनके विचारों को फैलाने का मुख्य जरिया बना। ये एक ऐसे आधुनिक प्रोग्रेसिव हिंदू समाज की बात करता था जो आज भी भारत में कई लोगों को इंस्पायर करता है। लेकिन क्या पश्चिम के साथ मिलना ही एकमात्र रास्ता था? नहीं। कुछ लोगों का मानना था कि जवाब बाहर नहीं बल्कि अपने ही अतीत की गहराइयों में छुपा है, और यहीं से एक दूसरा और ज्यादा मुखर रास्ता सामने आया, जिसे हम कहते हैं पुनरुत्थानवाद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि भारत को न तो बाद के हिंदू परंपराओं की जरूरत है और न ही पश्चिमी विचारों की। असली जवाब हमारे सबसे पुराने ग्रंथ यानी वेदों की ओर लौटने में है। वेदों की ओर लौटो, ये उनके आंदोलन आर्य समाज का एक पावरफुल नारा बन गया। यहाँ पर जो मूल बात थी वो ये थी कि समाधान नए विचारों को अपनाने में नहीं बल्कि सबसे पुराने और सबसे शुद्ध विचारों को फिर से जगाने में है। आर्य समाज काफी मुखर और राष्ट्रवादी था। उसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ वैदिक सिद्धांतों पर आधारित एक मजबूत आत्मविश्वास से भरा हिंदू समाज बनाना। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यह उस दौर की सेंट्रल डिबेट को बिल्कुल साफ कर देती है। क्या भारत को दुनिया के विचारों को अपनाकर मॉडर्न बनना चाहिए या फिर खुद को शुद्ध करके अपनी पुरानी जड़ों की ओर लौटना चाहिए? तो भले ही उनके रास्ते अलग अलग थे, राजा राम मोहन राय का सुधारवाद हो या स्वामी दयानंद का पुनरुत्थानवाद, इन दोनों ने मिलकर आधुनिक भारत की नींव रखी। उनका जो मिला जुला असर था वो बहुत ही गहरा था। ये पूरा प्रोसेस दिखाता है कि कैसे सामाजिक और धार्मिक सुधार ने आखिरकार राजनीतिक चेतना का रास्ता खोला। जब लोगों ने सामाजिक परंपराओं पर सवाल उठाना शुरू किया तो बहुत जल्द ही वो राजनीतिक शासन पर भी सवाल उठाने लगे,
और यहीं से स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बौद्धिक जमीन तैयार हुई। 1875 ये वो साल था जब बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना हुई। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसने एक मुखर हिंदू राष्ट्रवाद को जबरदस्त बढ़ावा दिया, और इसका असर इतना गहरा था कि अंग्रेजों ने भी इसे नोटिस किया। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ब्रिटिश इतिहासकार वैलेंटाइन शिरोल ने खुद आर्य समाज को भारतीय अशांति यानी इंडियन अनरेस्ट और राष्ट्रवाद का एक मुख्य स्रोत माना। इससे पता चलता है कि कैसे अंग्रेज भी ये मान रहे थे कि ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है ये सीधे सीधे राजनीतिक आज़ादी की मुहिम को हवा दे रहा है। 19वीं सदी की वो बहसें शायद खत्म हो गई हैं, लेकिन सुधार और पुनरुत्थान की ये दोनों धाराएं आज भी भारतीय समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं और हम उनका जवाब कैसे देंगे। इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।